हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत। आज हम लेकर आए हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 6। अगर आपने इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें लेक्चर नंबर 5। मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अभी प्रोटीन एंजाइम की विविधता देखी। तो एंजाइम की विविधता के बाद दूसरा टॉपिक होगा अपना एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। जो एंजाइम का फंक्शन है, जो उसकी क्रियाविधि है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो अपना टॉपिक हो जाएगा एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, चार ऐसे कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला कारक है तापमान, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं। दूसरा पीएच। तीसरा हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। और चौथा कारक है संदमक, इसे इनहिबिटर बोलते हैं। तो ये दोनों कारक पीएच और तापमान हम एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तापमान व पीएच। ये दोनों कारक एंजाइम की क्रियाविधि को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी में इनका एक ग्राफ दे रखा है जो इस प्रकार है। यहां हो जाएगी एंजाइम की क्रिया, और यहां तापमान व पीएच दोनों एक साथ ले लेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक उल्टा पैराबोला प्राप्त होगा। और हम देखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइम की क्रिया बढ़ रही है, अर्थात एंजाइम की दर बढ़ रही है। लेकिन एक पीएच की ऐसी परास जिस पर एंजाइम की क्रिया उच्चतम हो जाती है, उसके बाद से घटने लग जाती है। अर्थात धीरे धीरे हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की क्रिया बढ़ेगी, और वैसे ही हम पीएच बढ़ाएंगे तो क्रिया बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के पश्चात वो वापस कम होना स्टार्ट कर देती है। तो वो उच्चतम लिमिट जिस पर एंजाइम की क्रिया सर्वाधिक होती है उसे अनुकूलतम तापमान या अनुकूलतम पीएच के नाम से जानते हैं। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, या ये वाला इस वाले बिंदु पर एंजाइम सर्वाधिक क्रिया प्रदर्शित करेगा, जिसे हम अनुकूलतम पीएच अथवा तापमान के नाम से जानते हैं। तो अनुकूलतम तापमान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, या अनुकूलतम पीएच या तापमान, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो वह पीएच अथवा तापमान जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होता है।
अनुकूलतम पीएच अथवा तापमान कहलाता है। तो दोस्तों, तापमान और पीएच का एंजाइम के साथ जो संबंध है वो इस ग्राफ से स्पष्ट है। ये क्वेश्चन एंजाइम में बनेगा, ये बनेगा तो ऐसे आएगा कि एंजाइम की क्रिया का तापमान व पीएच के साथ किस प्रकार का वक्र होगा। तो ये इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और सर्वाधिक क्रिया किस तापमान पर होती है? अनुकूलतम तापमान पर होती है। और दोस्तों, इस एंजाइम की क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान होता है 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अनुकूलतम तापमान प्राप्त होती है 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दूसरा कारक हम देखेंगे, अभिकारक की सांद्रता। तो दूसरा कारक हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। इसमें भी एक ग्राफ आता है, वो होगा इस प्रकार, देखेंगे हम उसे। यहाँ तो होगा एंजाइम की दर, क्रिया या दर जो भी है, और यहाँ पे ले लेंगे हम अभिकारक की सांद्रता। इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार प्राप्त होगा। दोस्तों, जब हम ग्राफ देखेंगे तो इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता इंक्रीज हो रही है, अर्थात बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एंजाइम की दर भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही अभिकारक की सांद्रता एक उच्चतम सीमा तक बढ़ जाएगी, उसके बाद एंजाइम की दर स्थिर हो जाएगी। अर्थात उसके बाद हम जितनी भी सांद्रता बढ़ाए, एंजाइम की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस ग्राफ से हम ये लिख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रारंभ में, इसको ऐसे देखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है, वैसे वैसे एंजाइम की दर भी बढ़ती है। बढ़ती है, लेकिन उच्च सीमा तक बढ़ने के बाद इसे साफ कर लेते हैं एक मिनट। कुछ सीमा तक बढ़ने के बाद एंजाइम की दर
स्थिर हो जाती है। और ये जो लिमिट हमने देखी है कि हाईएस्ट लिमिट ये है, इस पर इसके बाद अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, ये देखो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एंजाइम की दर है वो कांस्टेंट है। दोस्तों, हमने एंजाइम की दर का सांद्रता के साथ रिलेशन देखा और ये ग्राफ प्राप्त किया। ये ग्राफ हमें आयताकार अतिपरवलय प्राप्त होता है। अतिपरवलय प्राप्त होता है। तो इसमें यहाँ दर उच्चतम हो रही है, उसे हम बोलेंगे वी मैक्सिमम। मतलब इसका वेग या दर है वो यहाँ पर उच्चतम हो गई, तो इसे हम वी मैक्सिमम बोलेंगे। और जिस पर वी मैक्सिमम हो रही है उसका आधा, उसकी आधी सांद्रता को हम के एम के नाम से जानते हैं। ये के एम क्या है आगे चर्चा करेंगे, के एम के नाम से जानते हैं। और इस के एम पर अभिकारक की दर, एंजाइम की दर आधी रह जाती है। तो ये जो उच्चतम दर थी उसका मान आधा रह गया, तो V मैक्स बाय 2। इसमें हमने दो चीज ऐड की। पहले तो दर जिस बिंदु पर उच्चतम हो रही है उसे V मैक्स के नाम से बोला, और V मैक्स का आधा किस सांद्रता पे हो रहा है, के एम पर हो रहा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे के एम के बारे में, जो कि एक समीकरण से जानेंगे। दोस्तों, ये समीकरण है माइकेलिस मेंटेन समीकरण। माइकेलिस मेंटेन समीकरण ये क्या होगी, जो अभिकारक एंजाइम की जो दर है वो वी मैक्स उच्चतम दर, और जो एस है वो अभिकारक की सांद्रता होती है, और के एम जो हमने पिछले ग्राफ में देखा वो यहाँ पे आया है प्लस सांद्रता। V इज इक्वल टू वी मैक्स अभिकारक की सांद्रता के एम प्लस एस। तो यहाँ पर एस हो जाएगी अभिकारक की सांद्रता, V मैक्स होता है एंजाइम की उच्चतम दर, और के एम हो जाएगा माइकेलिस स्थिरांक। माइकेलिस और मेंटेन एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी, और इसमें एक कांस्टेंट आता है के एम, जिसे हम माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक बोलते हैं। ये क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहीं देख लेते हैं। अभिकारक की
वह सांद्रता जिस पर एंजाइम की दर आधी रह जाए। माइकलिस मेंटेन स्थिरांक कहलाता है। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।